हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल AK सर केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th साइंस का केमिस्ट्री का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें अपन बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की। लास्ट क्लास तक अपन ने बात करी थी कि जब किसी भी तत्व के परमाणु को हीट मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट हो जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने पुनः जो इनकी मूल अवस्था होती है, आद्य अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, उसमें आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसी एनर्जी रिलीज से हमें लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्पेक्ट्रम की, थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी अहेड स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमने बात करी थी, मान लीजिए ये एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिली, यानी कोई भी तत्व है उसका परमाणु है, ये हाइड्रोजन मान लीजिए उसका परमाणु है। जब इसको हीट मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब वापस क्या करेगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में ऊर्जा अधिक है, वापस से ये एनर्जी रिलीज करके कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होती है, रेखीय लाइन प्राप्त होती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। इसी को अपन अहेड आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिएगा, यहां पे मान लीजिए यह एक एनर्जी लेवल है, इसको मैं पहला ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल से डिनोट कर देता हूं। ध्यान दें, यह दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इस प्रकार से एनर्जी लेवल है यहां पे ये बने हुए। अब देखिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वह एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल में गया हुआ है, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, वह जब लोअर एनर्जी लेवल में वापस आता है तो कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में गया था, और दूसरे ऊर्जा स्तर से वह पहले ऊर्जा स्तर में आता है, इस प्रकार से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में गया है, और तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले में आता है। इसी प्रकार से चौथे से पहले में आता है, पांचवें से पहले में आता है, छठे से पहले में आता है, और इसी प्रकार से मान लीजिए ये एनर्जी लेवल कहाँ तक ले जाएं हम, इस प्रकार से मान लीजिए n = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक ये एनर्जी लेवल है, और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऊर्जा स्तर में आता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही है, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं से एक सीरीज प्राप्त होती है। इस सीरीज को लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जो यहाँ पे आपको ये सीरीज प्राप्त हुई है, इस सीरीज को लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं की रिस्पेक्ट में इस श्रेणी को कहा जाता है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, यानी पहले एनर्जी लेवल की ऊर्जा सबसे कम है, फिर दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, चौथे की उससे ज़्यादा। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, स्टेबल होने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ से देखिए, इस प्रकार से दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है, इनफाइनाइट से पहले में आ सकता है। और इस प्रकार से जो यहाँ पे हमें ये सीरीज प्राप्त हुई है, इसी सीरीज को कहा जाता है लाइमन श्रेणी। और स्पेक्ट्रमी फील्ड की बात करें
करें तो यह सीरीज हमें प्राप्त होती है पराबैंगनी क्षेत्र में। पराबैंगनी क्षेत्र में यह श्रेणी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी कौन सी प्राप्त हुई है हमें, लाइमन। ट्रांजिशन कैसा हुआ, N1, इसको मैं N1 बोल दूं, इसको मैं N2 बोल दूं। N1 ये वाला है, N2 ऊपर वाले जो ऊर्जा स्तर है। तो N1 का मान कहाँ क्या है, 1, क्योंकि कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहले में आ रहा है, इसलिए N1 की वैल्यू क्या है, 1। N2 की वैल्यू क्या है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 100 ऑन हो सकती है, इनफाइनाइट तक। यानी दूसरे, तीसरे, चौथे या अनंत तक के ऊर्जा स्तरों से यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आकर गिरता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, और यह लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो इस सीरीज को बोला लाइमन श्रेणी। इसी प्रकार से देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे में आता है, चौथे से दूसरे में आता है, पांचवें से दूसरे में आता है, छठे से दूसरे में आता है, इसी प्रकार से 100 ऑन इनफाइनाइट तक से कौन से ऊर्जा स्तर में आके गिर रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। लाइमन श्रेणी में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आकर गिर रहा था, और जो अपन ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में आकर गिर रहा है। यानी यहाँ पे अपन N1 की वैल्यू क्या दें, 2, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 में तो आ नहीं सकता, तो कहां से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे क्षेत्र भी अपन मेंशन कर दें, कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये सीरीज हमें प्राप्त होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो सीरीज अपन बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गिर सकता है, तीसरी से, चौथे ऊर्जा स्तर से, पांचवें से, छठे से, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवें जो ऊर्जा स्तर है उनसे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में। और इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसको हिंदी में तो बोलते हैं बामर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं बाल्मर सीरीज, क्योंकि बामर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बामर श्रेणी। तो श्रेणी का नाम क्या है, बामर। श्रेणी का नाम क्या रखा हमने, बामर श्रेणी रखा है। ठीक है, ये कहां प्राप्त होती है, दृश्य क्षेत्र में। दृश्य क्षेत्र में, विजिबल फील्ड जिसमें हम देख सकते हैं, उस वाले फील्ड में यह श्रेणी प्राप्त होती है। इस सीरीज को मैं इधर बना दूं ताकि अपने को पूरी जगह मिल जाए। श्रेणी N1, N2 और क्षेत्र। ठीक है, श्रेणी कौन सी थी, सबसे पहली कौन सी थी, लाइमन। लाइमन कहां पे इलेक्ट्रॉन आके गिर कहाँ रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में, कहाँ से गिर रहा है, दूसरे से गिर सकता है, तीसरे से, चौथे से, 100 ऑन। कहाँ प्राप्त हुई थी, पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी क्या है, बामर। इलेक्ट्रॉन गिर कहाँ रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में, कहाँ से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, 100 ऑन, और यह कहाँ प्राप्त हो रही है, दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे में गिरता है, पांचवें से, छठे से, सातवें से, 100 ऑन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, और यह श्रेणी प्राप्त होती है, इसका नाम है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी, और यह IR इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में यह श्रेणी प्राप्त होती है। तो देखिए कौन से ऊर्जा स्तर में आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तीसरे में। कहां से गिर रहा है, चौथे से, पांचवें से, छठे से। श्रेणी जो प्राप्त हुई है, नाम क्या दे रहे हैं हम उसको, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, और कहां प्राप्त होती है ये, IR फील्ड इंफ्रारेड या कहें अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से पांचवें से अगर चौथे में गिरे, छठे से चौथे में गिरे, सातवें से चौथे में गिरे, आठवें से इनफाइनाइट तक से चौथे में गिरे, तो यहाँ पे भी हमें एक सीरीज प्राप्त होती है, इसका नाम है ब्रैकेट। श्रेणी का क्या नाम है, यहाँ पे जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, कौन सी श्रेणी बन रही है, ये भी ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी भी कहाँ प्राप्त होती है, IR इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ब्रैकेट श्रेणी का नाम क्या है, ब्रैकेट। कहाँ से गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, चौथे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। कहां से गिर रहा है, पांचवें से, छठे से, सातवें से, 100 ऑन। कहां प्राप्त हो रही है, IR इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट देखिए,
यदि इसी प्रकार से 5वें ऊर्जा स्तर में गिरे, 5वें में गिरेगा तो कहां से गिरेगा? कम से कम 6ठे से, 7वें से, 8वें से, इनफाइनाइट से। यहां पे भी हमें एक सीरीज मिली है, इस सीरीज को हम कहते हैं फुंड या फंड, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो फुंड का क्या कह रहा है यहाँ पे? फुंड में N1 क्या होगा? 5वां। अब 5वें से इलेक्ट्रॉन कहां से गिर सकता है? 6ठे से, 7वें से, सो ऑन। और ये भी कहां प्राप्त होगी आपको? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। नेक्स्ट फुंड के बाद इसको देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 6ठे ऊर्जा स्तर में गिरे तो 6ठे में कहां से गिरेगा? 7वें से, 8वें से, सो ऑन से, इनफाइनाइट से। तो यहां पे जो सीरीज बनी है, इस सीरीज को कहते हैं हम्फ्री। क्या नाम दिया गया? हम्फ्री श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? हम्फ्री श्रेणी। और इसमें N1 क्या होगा? हम्फ्री के लिए N1 क्या होगा? 6, यानी 6ठे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। कौन से? 7वें से, 8वें से, सो ऑन से। और ये भी कहां प्राप्त होगी? IR, इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में। इंफ्रा फॉर अवरक्त, इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त क्षेत्र हिंदी में। तो इस प्रकार से हमें जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं वो प्राप्त होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में उच्चतर ऊर्जा स्तरों से गिर रहा है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में उच्चतर ऊर्जा स्तरों से गिर रहा है तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में उच्चतर ऊर्जा स्तरों से गिर रहा है तो पाश्चन श्रेणी प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से चौथे में गिर रहा है तो ब्रैकेट, 5वें में गिर रहा है तो फुंड, और 6ठे में गिर रहा है तो हम्फ्री प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये अपन ने इन श्रेणियों को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है, यानी सबसे कम एनर्जी लाइमन सीरीज की है, फिर बामर की, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, और एनर्जी रिलीज होती जा रही है। यहाँ पे एक बात सुनिए, हमने ऊर्जा के लिए एक रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक इक्वेशन। यहां पे E एनर्जी है, H ऊर्जा है, न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे देखिए E क्या है? ऊर्जा। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। न्यू क्या है? आवृत्ति। न्यू है आवृत्ति। आवृत्ति किसके बराबर होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो आवृत्ति कहते किसे हैं? किसी भी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से प्रति सेकंड जितनी तरंगों की संख्या गुजरती है उसी को आवृत्ति कहते हैं, जिसको अपन यहाँ पे एक वर्ड शो करा है, दैट इज नॉट अ म्यू, दैट इज न्यू, दैट इज म्यू। और ये वी नहीं है, ये V नहीं है, न्यू है, जिससे अपन आवृत्ति को डिनोट करते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होता है? C बटा लैम्डा। यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है ये V नहीं है, म्यू है, जो कि आवृत्ति को शो करता है। और आवृत्ति किसके बराबर होती है? C बटा लैम्डा। बेटा C क्या है? C है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो देखिएगा, प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या न्यू है। C प्रकाश का वेग है जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, जिसे वेवलेंथ बोलते हैं। किसी भी तरंग में दो क्रमागत श्रृंग, किसी भी तरंग में दो क्रमागत श्रृंग, यानी ये श्रृंग है दोनों, एक श्रृंग दूसरा श्रृंग, इनके बीच की डिस्टेंस, या दो क्रमागत ग्रित, ये एक ग्रित ये है, एक ये, इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? C बटा लैम्डा। तो E इज इक्वल्स टू H C अपॉन लैम्डा। क्या H कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है। C कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांस्टेंट है। बचा क्या? लैम्डा। तो जब अपन इन स्थिरांकों को यहाँ से हटा देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, यानी लैम्डा, या मैं कहूं E ऊर्जा है, वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी इन लाइनों की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। ऊर्जा जितनी कम होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। तो हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर अपन लाइमन सीरीज की बात करें तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन सी रेखा की होगी? तो देखिए यहाँ पे एक तो एनर्जी ये वाली है, जब N2 से N1 में संक्रमण हो रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू इतनी है। अगर इनफाइनाइट से संक्रमण हो रहा है तो ऊर्जा की वैल्यू इतनी है। ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। ये रिलेशन पड़ा हुआ आपके सामने।
तो यहां पे अगर इनफाइनाइट से N1 में संक्रमण होता है तो यहां पे जो आपको स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि यहां पे E इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो ऊर्जा है वो लैम्डा के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू इतनी है। ये क्या कह रहा है? ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतनी ही कम होगी, ऊर्जा जितनी कम होगी लैम्डा उतनी ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा का मान क्या है? कम है, तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पे ऊर्जा का मान अधिक है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? कम होगा। तो हमें यहाँ पे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से संक्रमण में तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा? कौन से संक्रमण में तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा? तो तरंग दैर्ध्य का मान अधिक बोल रहा है तो ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी जब N2 से N1 में संक्रमण होगा तब तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहां पे ऊर्जा का मान कम है। फिर हमें कहे कि कब तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होगा? तरंग दैर्ध्य का मान कम कब होगा? जब ऊर्जा का मान अधिक होगा। ऊर्जा का मान अधिक कब होगा? जब संक्रमण इनफाइनाइट से होगा। तो जब इनफाइनाइट से पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तब तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होगा। ये हमें कहां से पता चला? ये हम बोल नहीं रहे हैं, हमारे पास सामने रिलेशन पड़ा हुआ है। इस रिलेशन से हम बता रहे हैं कोज E इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। E व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटा लैम्डा के, इसलिए अपन ये बात यहाँ पे बता सकते हैं कि ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा, और ऊर्जा का मान जितना कम होगा तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहां तक की बात मेरा ये मानना है आपके समझ में आ गई होगी। अब इस हाइड्रोजन का जो अपन लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें अपने को डिस्कस करनी होती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। explanation of line spectrum। आगे हम बात करेंगे कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यानी हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। देखिएगा, माना एक इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, जहां N2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है तथा N1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 है। अपन क्या कह रहे हैं? माना एक इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। N2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है? E2। N1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है? E1। तो दोनों
ऊर्जा स्तरों या एन, दोनों का मतलब क्या है, N2 तथा N1 ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर। देखिए ऊर्जा का अंतर निकालना है, जब भी अपने को अंतर निकालना होता है क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक में से दूसरे को अपन डिवाइड कर देंगे, यानी डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, E2 माइनस E1। अब देखिए अपन ने ऊर्जा का एक सूत्र लिखा था, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन ने एक फॉर्मूला डेराइव करा था कि ऊर्जा की वैल्यू है वह किसके बराबर होती है, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होती है, अगर यही ऊर्जा अपने को जूल में चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 19। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को किस में प्राप्त हो जाएगी, यह जूल में प्राप्त हो जाएगी और जूल में इसकी वैल्यू होगी 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -18 जूल। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे प्राप्त हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे इस वैल्यू को ड्राइव करेंगे। कितना आएगा वैल्यू, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये वाला है। अगर इसको जूल में बदलना है तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 19। तो जूल में इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल। यह सूत्र किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। हमने 13.6 को कितने से गुणा किया है, 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -19 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिला है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का सूत्र है और ये जूल में ऊर्जा का सूत्र है। एन क्या है यहाँ पे, ऊर्जा स्तर। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे, जेड। जितना भी एटॉमिक नंबर आप ले रहे हो, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। और ऊर्जा स्तर कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आप बता रहे हो वह हो जाएगा आपका एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी की दोनों वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन E2 और E1 के लिए यहाँ से कोई सी भी एक वैल्यू पिक कर लें। ठीक है, तो देखिए E2 क्या लिख सकते हैं, या पहले E1 लिख लेते हैं। E1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। जेड तो जेड का जेड ही रहेगा, परमाणु क्रमांक में परिवर्तन थोड़ी आएगा। और E1 के लिए क्या है, N1, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, N1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है, E1। ठीक है, एंड E2 बराबर क्या लिख देंगे, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए Z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, इसलिए डेल्टा E इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे E2 होगा भाई, सॉरी अबाउट इट, क्या लिखें, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर माइनस E2 की वैल्यू रख दी ना, E2 की वैल्यू यही तो है, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर लिख दिया। ओके, अब देखिए माइनस लगा दिया, माइनस फिर से माइनस आएगा क्योंकि ये वैल्यू किस में हमारे पास, माइनस में है। तो E1 की वैल्यू रखिए, क्या लिखेंगे, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। देखिएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का माइनस पड़ा है तो इसको इस तरफ ले आते हैं, क्या लिखेंगे, देखिएगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 जेड को क्या कर दें, 1 बना दें भाई, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो 1
इसको भी आप क्या कर दें, 1 कर दें। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 ही रहने दें अपॉन n 1 स्क्वायर माइनस 13.6 1 अपॉन n 2 स्क्वायर। देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस वाली वैल्यू को मैंने इधर रख लिया, ये वैल्यू किस में, माइनस में है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसमें से 13.6 कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। हमने यहाँ पे 13.6 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ले लेते हैं कॉमन, चलिए हम लिख देंगे डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 कॉमन लिया और 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये लो, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वह आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप डेल्टा ई यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे n1 जो भी आपको ऊर्जा स्तर दिया हुआ उसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे n2 जो भी ऊर्जा स्तर दिया हुआ उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे 5 में से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो 5 किसकी वैल्यू रखेंगे, n2 की। n1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। 5 में से पहले में कर रहा है तो ये 5वां, ये पहला। चौथे से दूसरे में कर रहा है तो ये चौथा, ये दूसरा। इस प्रकार से आप वैल्यूज पुट करके यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर यही आपको चाहिए जूल में, तब आप क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप काम में लेंगे तो ऊर्जा की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, जूल में आएगी। जैसा आप चाहें वैसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ये फॉर्मूला काम में लीजिए 13.6, जूल में चाहिए ये वाला काम में लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 में से चौथे में, 5 में से तीसरे में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 5, n1 की वैल्यू 3। चौथे से पहले में आ रहा है n2 की वैल्यू 4, n1 की 1। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यूज रखे आप यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको इस चीज़ का रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा ई इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ठीक बात है, ओके। आगे इसके पश्चात हम बात करते हैं, डेल्टा ई हमने कैलकुलेट कर ली, क्या हम न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आवर्ती की गणना कर सकते हैं। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या हमारे द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E किसके बराबर होता है, H और न्यू के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए E बराबर एच न्यू है तो ये भी तो ऊर्जा का ही मान है भाई, दो ऊर्जाओं का अंतर भी क्या होगा, ऊर्जा ही होगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा E इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, एच न्यू। कैलकुलेट आपको क्या करना है, न्यू कैलकुलेट क्या करना आपको, न्यू कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन एच। न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। कहने का मतलब है कि डेल्टा ई का जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें अगर अपन प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमें आवर्ती का मान मिल जाएगा। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, डेल्टा ई बराबर क्या बोला हमने, एच न्यू। इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, एच न्यू इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 टू n2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यही क्यों रखा, ये रख लेते। तो बेटा ध्यान दीजिए एक बात की तरफ, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, आवर्ती निकाल रहे हो, उस समय ये वैल्यू जूल में रखना, क्योंकि हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि h की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 34 जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, जूल सेकंड।
H की वैल्यू हम जूल में रख रहे हैं, तो एनर्जी की जो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हम किस में रखेंगे, जूल में रखेंगे। ये आप ध्यान रखना, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बोलते हैं। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ना अपन, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये किस में लिखेंगे, जूल में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि H की वैल्यू हमारे पास किस में है, जूल में है, और इस H की वैल्यू अभी तक भी कंफर्म नहीं है, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। तो हमने यही वैल्यू क्यों लिए, इसका कारण ये है क्योंकि हम H की वैल्यू किस में लेंगे, जूल में लेंगे। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन H 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। H की वैल्यू क्या है, क्योंकि H इज इक्वल्स टू 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 34 जूल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। H की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट कर देते, इसलिए न्यू इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 34 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, वैल्यू आपने पुट कर दी। अब एक चीज देखिएगा, ये वैल्यू किस में है, जूल में है, ये वैल्यू किस में है, जूल सेकंड में है। तो जूल से जूल तो क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या, सेकंड। सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और इसको आप, मैं मिटाऊं उससे पहले पोज करके इसको यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3, चलिए। ये वैल्यू किस में लिखी थी, जूल में, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किस में, जूल सेकंड में। जूल से जूल कट गया, नीचे क्या बचा, सेकंड। सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब देखिए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड की वैल्यू आपको याद रखनी है, करके नहीं देख सकते हैं हर बार, कितना आता है रिजल्ट देखिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद रखना है। कितना आएगा रिजल्ट, 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स। ये आ गई हमारे पास आवर्ती, सेकेंड इनवर्स। अब एक चीज बता दूं, सेकेंड इनवर्स को आप हर्ट्ज भी बोलते हो, सेकेंड इनवर्स को क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर हर्ट्ज। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। देखिए, बार बार डिराइव करके नहीं देखेंगे अपन, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ऊर्जा अंतराल निकालना है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आवर्ती निकालनी है तो 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन में यह काम में लेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या क्या डिराइव करा अपन ने, एक तो डेल्टा ई किस प्रकार से निकाल सकते हैं पता किया, न्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं पता किया। अब अपन बात करते हैं कि क्या तरंग दैर्ध्य यहाँ पे निकाली जा सकती है। तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से निकाली जाती है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा, इसको मिटा दूं, तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। हमने क्या लिखा था, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए अपन ने यहाँ पे क्या निकाला है, न्यू निकाला है, तो न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.29
29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 अपॉन, भाई ये c उधर चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अब c की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिएगा ये वैल्यू किस में निकाली अपन ने, सेकंड इनवर्स में, 1 अपॉन लेमडा 3.29 गुणा 10 की पावर 15 किस में निकाली थी भाई अपन ने, सेकंड इनवर्स में। तो यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड इनवर्स अपॉन सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारे पास में 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आएगी और ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि रिजल्ट कितना आएगा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1.09677 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 7 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला आपको 1 अपॉन लेमडा के लिए याद में रखना है। ठीक है, ये होगा 1 अपॉन लेमडा। अब देखिए क्योंकि 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखवा रहा हूँ भाई मैं ये वाला, क्योंकि 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार। अब आप कहोगे सर ये न्यू बार क्या होता है, देखिए बेटा न्यू बार को बोलते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है, तरंग की इकाई लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। कोई भी आपके पास में तरंग है, उसकी इकाई लंबाई में कितने तरंग दैर्ध्य उपस्थित है। तरंग दैर्ध्य मैंने पहले ही बता दिया था, दो शरंगों की या दो गर्तों के बीच की जो दूरी है वह तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। और तरंग संख्या वेव नंबर क्या होगा, कोई भी तरंग है उसकी इकाई लंबाई में कितने तरंग दैर्ध्य उपस्थित है वह क्या कहलाएगा, तरंग संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू बार is equals to 1.09677 multiplied by 10 to power 7 1 upon n1 square 1 upon n2 square। ये आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अभी जो अपन ने बात करी है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं वो मैं आपको दोबारा से लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से फॉर्मूले आप यहाँ पे याद रखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले एक तो डेल्टा ई का फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम में लेना है, हमें याद करना आपने ये फॉर्मूला किस में आएगा, ये जूल में। और यहीं पे अपन यहाँ पे 13.6 लिख देते हैं तो किस में हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहला फॉर्मूला तो आपको यह ध्यान में रखना है 2.18 10 टू पावर -18 जूल डेल्टा ई के लिए, पहला। दूसरा फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है न्यू के लिए, आवृत्ति के लिए। आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसके लिए देखिए सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं और हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल म्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है, एक आपको इसको न्यू का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक आपको ध्यान में रखना है 1 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। लंबाई नापी, तरंग नापी जाती है ना, उसकी माप है ये वेवलेंथ। और यही किसके बराबर होती है, न्यू बार। न्यू बार क्या है, तरंग संख्या। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो कि होगा 1 अपॉन न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। चाहे न्यू बार बोल दीजिए चाहे 1 अपॉन लेमडा बोल दीजिए। 1.09677 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 7 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आपका न्यू बार या 1 अपॉन लेमडा के लिए। अगर यहाँ पे लेमडा ज्ञात करना है
तो ये पूरी वैल्यू निकाल के और उसका 1 में भाग दे दीजिए, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना इसका ये, तो आप यहाँ पे लैम्डा ज्ञात कर सकते हो, यूनिट होगी इसकी मीटर इनवर्स। ठीक है, हमें करना क्या होता है, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से पहले में जा रहा है, तो N2 चौथा N1 पहला, इस प्रकार से आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बात है, ओके। जो हाई लेवल होगा चौथे से पहले में जा रहा है तो N2 चौथा N1 पहला, पांचवें से दूसरे में जा रहा है N2 पांचवा N1 पहला। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इनको यहाँ पे पुट करके किसी भी कोई सी भी वैल्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये तीनों फॉर्मूलाज, इन पे आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें अपन इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।